नमस्कार दोस्तों, पिछले साल हमने मनाया था आजादी का अमृत महोत्सव जब इंडिया की 75th एनिवर्सरी थी। और इस साल जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट को अनाउंस किया तो उन्होंने कहा हम एक अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। इस अमृत काल का ओरिजिन वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसका मतलब बताया जाता है कि ऐसा समय जब स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हो आम जनता के लिए, मानो धरती पर ही स्वर्ग आ गया हो इंसानों के लिए। लेकिन अब क्योंकि हम वैदिक समय में नहीं जी रहे हैं, हमारी सरकार ने अपनी डेफिनेशन बनाई है इस अमृत काल की। इन्होंने कहा है ये अमृत काल 2023 से लेकर 2047 के समय को कहा जाएगा। 2047 वो साल जब इंडिया की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। बेसिकली देखा जाए ये कॉमन टैक्टिक है लोगों को नए सपने दिखाने की। 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं कि सपने दिखाए गए थे। उसके बाद 2019 में न्यू इंडिया 2022 के सपने दिखाए गए थे। और अब जब 2023 आ गया है तो हम अमृत काल में जी रहे हैं। तो हाँ, ये बजट अमृत काल का पहला बजट था। आइए देखते हैं दोस्तों इस बजट के प्रोज एंड कॉन्स, कहाँ खर्चा बढ़ा, कहाँ पैसे काटे गए और मिडिल क्लास को क्या मिलेगा। Now I come to what everyone is waiting for. Arvind Kejriwal slamming the union budget, saying that it's only going to increase inflation. इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं। There is a weakness in the budget. There was no mention of Manrega. There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. क्या बिक गई है गवर्नमेंट। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बजट के सबसे बड़े फोकस एरिया से, जो कि है कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग का बेसिकली मतलब होता है जो पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा लॉन्ग टर्म बड़े बड़े एसेट्स में इकोनॉमी के अंदर। फॉर एग्जांपल सड़कें, रेलवेज, पोर्ट्स बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, ब्रिजेस बनाना। इस साल के बजट में कैपिटल स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट एवर इंक्रीजेस है ये। पिछले साल के कंपैरिजन में सरकार इस साल 33% ज्यादा पैसा खर्च करेगी। टोटल 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए तो ये 3.3% होता है इंडिया के जीडीपी का। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जॉब्स क्रिएट करना। बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी देश में तो ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और जॉब्स क्रिएट करना एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर बहुत प्रेशर रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर। कोविड-19 के आने से पहले साल 2018 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% पर था, जिसे बताया जाता है पिछले 45 इयर्स में ये एक रिकॉर्ड हाई था। तब से लेकर अब तक हालत बद से बदतर ही हुई है। इस ग्राफ पर नजर डालिए, पिछले 12 महीनों में जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया में वो 7.4% पर था। तो इसे कंट्रोल में लाने के लिए जहां सरकार ने एक तरफ अपनी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाई, दूसरी तरफ बताया सरकार ने कि जो पैसा फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है एफडीआई, वो था करीब 1.8 लाख करोड़ रुपीस अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच में। इसे पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम है। आधे से ज्यादा ये जो इनफ्लो हो रहा है पैसे का, ये हो रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और केमिकल्स के सेक्टर में। अब आगे चले तो इस साल के बजट का दूसरा सबसे बड़ा फोकस एरिया बताया गया फिस्कल डेफिसिट को कम करना। फिस्कल डेफिसिट होता है दोस्तों सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है और जो पैसा सरकार कमा रही है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर डेफिसिट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बात ऑब्वियस है कि जो सरकार पैसा कमा रही है वो उतना नहीं है जितना सरकार पैसा खर्च कर रही है। इस साल का फिस्कल डेफिसिट है 16.61 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन कंपैरिजन के लिए हम फिस्कल डेफिसिट को हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी अक्सर देखते हैं, तो ये हुआ 6.4% ऑफ द जीडीपी। कोविड के समय में 2020-21 में हमें रिकॉर्ड हाई फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला था इंडिया का, जो कि 9.3% ऑफ द जीडीपी पर था। तो ये ऑलरेडी कम हो गया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि 2023-24 के लिए सरकार का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ द जीडीपी पर हो, और उससे भी आगे जाए तो 2025-26 में ये सिर्फ 4.5% ऑफ जीडीपी हो। अब क्या लगता है आपको ये कैसे किया जा सकता है? बड़ा ही सिंपल है। इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्चों को कम करे और अपनी कमाई को बढ़ाए। कमाई बढ़ाने का मतलब कुछ जगहों पे टैक्स बढ़ाया जाए, खर्चे कम करने का मतलब कई सरकारी स्कीम के पैसे कट किए जाए। और यही चीज हमें देखने को मिली इस साल के बजट में। फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम की सब्सिडीज पर 28% का कट किया गया। इस फिस्कल ईयर में 5.2 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए गए, जो कि अगले फिस्कल ईयर में सिर्फ 3.75 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस साल के बजट में बहुत सारी चीजों का बजट कट किया गया है। मनरेगा स्कीम, जो सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट रूरल जॉब्स गारंटी प्रोग्राम है, इस पर खर्च किया जाने वाला पैसा पिछले फिस्कल ईयर के 89,000 करोड़ रुपीस
रुपीस से कट करके अगले फिस्कल ईयर के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। ये पिछले 5 सालों में सबसे छोटा अमाउंट है और अगर इसे एज ए परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ये ओवरऑल सबसे छोटा अमाउंट है जो खर्च किया जा रहा है मनरेगा पर, सिर्फ 1.3%, जैसा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस पॉइंट पर ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज भी किया सरकार को कि क्या एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी अगर इस जॉब क्रिएशन स्कीम से इतना बड़ा कट किया जाएगा तो। न किसान, न जवान, न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। स्टार्टअप्स की बात करी जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा है एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा। इसके तहत स्टार्टअप्स को एक्सेस दिया जाएगा देश भर के डेटा सेट्स का जो एनोनिमस होंगे और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सरकार ने कहा कि यहाँ पर मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिथम्स का पोटेंशियल इतना अच्छा है कि इसकी मदद से हम देश में आने वाले समय में 200 से लेकर 500 बिलियन डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं इस चीज का तो एआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्थ केयर के सेक्टर में। छोटी से छोटी ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में हम बता सकते हैं। मान लो कि इस स्टेट में, इस शहर में या फिर इस गांव में प्रॉब्लम आ रही है वैक्सीनेशन टाइम पर देने में बच्चों को, तो प्रॉब्लम्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और डिसाइड किया जा सकता है एआई एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके कि कौन से एरियाज को हम टारगेट करें। और क्योंकि जो डेटा यहां पर दिया जाएगा वो एनोनिमाइज्ड होगा, मतलब एनोनिमस होगा, किसी भी एक इंसान से अटैच नहीं होगा, तो प्राइवेसी का इशू नहीं आना चाहिए और लोकलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ी अच्छे से हो सके। इस बजट में 7 मेन प्रायोरिटीज बताई थी निर्मला सीतारमन ने, जिनमें से पहली प्रायोरिटी लिस्ट पर थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ से गवर्नमेंट का मतलब है ऐसी ग्रोथ हो देश में जिसमें सारे ग्रुप्स को साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए। यूथ, औरतें, फार्मर्स, SC, STs, OBCs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और बाकी और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, यानी सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन इस साल के वुमेन्स मिनिस्ट्री बजट में कोई ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं देखा गया। पिछले साल के 25,172 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में इस साल होगा 25,448 करोड़ रुपीस। एक ऐसे वक्त पर जब इंडिया की मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, गवर्नमेंट का जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ा बजट एलोकेशन नहीं देखा गया। पिछले साल 20,263 करोड़ के कंपैरिजन में इस साल बढ़ाकर 20,554 करोड़ रुपीस। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर है उसमें एक कटौती देखने को मिली है। पहले के 3,437 करोड़ रुपीस जो एलोकेट किए गए थे, अब सिर्फ 1,429 करोड़ रुपीस। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया कि कैसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम था वो काफी सक्सेसफुल हुआ। 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से 95% में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिला हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। इसी के चलते सरकार ने अब प्लान किया है कि अब वो 500 और एस्पिरेशन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का जो अपलिफ्टमेंट का काम है उसे चालू रखेंगे। ट्राइबल वेलफेयर की बात करी जाए तो सरकार ने कहा जो एकलव्य स्कूल्स हैं ट्राइबल लोगों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 40,000 से ज्यादा टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ को रिक्रूट करेगी 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, जहां पर करीब 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इनका प्लान है साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया डिजीज को एलिमिनेट करने का। इसके चलते यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करी जाएगी 7 करोड़ लोगों की 0 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में जो अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 6 से लेकर 6.8% के बीच में हो सकती है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री के खुद के एनुअल इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करी जाए तो इस साल के बजट में एलोकेशन को कम किया गया है, लेकिन पिछले साल जो एक्सपेंडिचर सरकार को करना था वो भी उतना नहीं हुआ। फूड सब्सिडीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि वहां पर कटौती करी जा रही है, करीब 1.97 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे उस पर, और यहीं पर ही कुछ 90,000 करोड़ रुपीस बचा रही है सरकार। ये कटौती करने के लिए जो सरकार की PMGKAY योजना थी, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसे स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के दौरान एक्स्ट्रा 5 किलो अनाज फ्री देने के लिए 81 करोड़ लोगों को। इसे 1 जनवरी से बंद कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद हो गई हो, स्कीम अभी भी है लेकिन इसके अंदर काम कुछ और हो रहा है। अब
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो सप्लाई थी चावल और गेहूं की, जिन्हें चार्ज किया जाता था 3 रुपए और 2 रुपए पर किलो, इन्हें अब फ्री किया जा रहा है। एजुकेशन और हेल्थ केयर के सेक्टर्स, जिन्हें मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, वहां पर एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट देखा जाए तो वहां पर कटौती हुई है। इस बजट में 1.13 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे एजुकेशन के सेक्टर में, जो कि 99,000 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ बजट ये सिर्फ 2.51% होता है पिछले साल के 2.64% के कंपैरिजन में। सिमिलरली हेल्थ पर जो बजट स्पेंड किया जा रहा है, पिछले साल 2.2% था, इस साल अब 1.98% होगा। ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वैसे, लेकिन कुछ चीजों पर एलोकेशन काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट पर जो पैसा खर्च किया जाएगा 24% बढ़ाया जा रहा है, 2.7 लाख करोड़ रुपीस 2.1 लाख करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में पिछले साल। डिफेंस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है बढ़ाया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपीस, पिछले साल के 5.85 लाख करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में। रेलवेज पर तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एलोकेशन करी गई है, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए जाएंगे इस साल, 2.4 लाख करोड़ रुपीस इन टोटल। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले साल जो मिनिस्ट्री रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करेगी उसका रेट होगा 16 किलोमीटर प्रतिदिन, आज के 12 किलोमीटर प्रतिदिन के कंपैरिजन में। 3 और फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी जहां पर वंदे भारत ट्रेन की कंस्ट्रक्शन होगी, और इंडियन रेलवेज हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन को भी इंट्रोड्यूस करेगी इस साल के एंड में। एनवायरमेंट के सेक्टर की बात करी जाए तो सरकार का एम है कि साल 2070 तक इंडिया एक नेट जीरो कंट्री बने। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी के तहत एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी अनाउंस किया, जिस पर 19,700 करोड़ रुपीस एलोकेट किए जाएंगे। इसका टारगेट है कि साल 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो एनुअली देश में। टोटल करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा इस बजट में नेट जीरो ऑब्जेक्टिव के लिए। एक पीएम प्रणाम स्कीम भी लॉन्च करी गई है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम हो, जो कि अच्छी चीज है। इस प्रणाम स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। एमिलियोरेशन का मतलब होता है ग्रोथ करना। जिस तरीके के ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि सरकार के द्वारा पहले स्कीम्स के शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि लॉन्ग फॉर्म क्या होगा इसका। कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जिनकी ग्रीन ग्रोथ के अंदर बात करी गई, एक है मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, ताकि मैंग्रोव प्लांटेशन बढ़ाई जाए इंडिया की कोस्टलाइन पे। ये बहुत जरूरी होती है सुनामी से बचाने के लिए, बीच इरोजन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। इसके अलावा है भारतीय प्रकृति खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। करीब 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पर सरकार प्रमोट करेगी माइक्रो फर्टिलाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। कुछ कमोडिटीज जिनके दाम बढ़ेंगे वो है सिगरेट्स, जिन पर टैक्स बढ़ाया गया है 16% से। इंपोर्ट ड्यूटी कंपाउंडेड रबर पर बढ़ाई गई है 25% कर दी गई पहले के 10% से। किचन में लगने वाली इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम्स डबल कर दिए गए हैं 15% 7.5% से, और गोल्ड बार से बनी हुई चीजों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ टीवी में लगने वाले ओपन सेल्स के पार्ट में कस्टम ड्यूटीज को 2.5% से काटा गया है। स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है उन पर भी ड्यूटी काटी गई है, और लैब ग्रोन डायमंड्स, जो कि एक खुद में ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिन सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए, वहां पर भी ड्यूटी काटी गई है। और एडिशनली जो कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया जाता है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज पर भी एप्लीकेबल है। और अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी चीज की जो मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेजिम। सरकार जो टैक्सेस से पैसा कमाती है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 12% से बढ़ जाएगा फिस्कल ईयर 2023-24 में। 23.3 लाख करोड़ होगा पिछले साल के 20.86 लाख करोड़ के कंपैरिजन में। और यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों नई टैक्स रेजिम के बारे में, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2020 को अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मकसद था टैक्स सिस्टम को और सिंप्लीफाई करना और एक लोअर रेट लाना। अभी तक टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन था, वो चूज कर सकते थे नई टैक्स रेजिम फॉलो करनी है या पुरानी टैक्स रेजिम फॉलो करनी है। अभी भी वो ऑप्शन रहेगा, लेकिन अब से ये किया है सरकार ने कि नई टैक्स रेजिम जो है वो डिफॉल्ट होगी नए टैक्स फाइलर्स के लिए। बेसिकली सरकार चाह रही है कि जो लोग हैं वो नई टैक्स रेजिम को फॉलो करें। सरकार ने 2 चीजें करी है नई रेजिम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले जो रिबेट लिमिट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया 5 लाख से लेकर 7 लाख तक।
तो मतलब अगर आप नई टैक्स रेजिम लेते हो और आपकी तनख्वाह एनुअली 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपकी तनख्वाह 7 लाख से ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी भी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाख आपको जो टैक्स रेट्स हैं वो भरने पड़ेंगे। इस टेबल को देखिए, 0 to 3 लाख कोई इनकम टैक्स नहीं है, 3 to 6 लाख 5% इनकम टैक्स है, 6 to 9 लाख 10% इनकम टैक्स है। तो अगर आपकी इनकम एक साल में 7 लाख 1 हजार भी हो गई, आपको 3 to 6 लाख पर 5% टैक्स भरना पड़ेगा और 6 to 7.1 लाख पर 10% टैक्स भरना पड़ेगा। इससे काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, जहां पर कुछ लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए, जीरो रखने के लिए थोड़ी हेरा फेरी करने की कोशिश करें 7 लाख से नीचे रहने के लिए। देखा जाए कोई भी 7 to 7.5 लाख, 7 to 8 लाख की रेंज में नहीं रहना चाहेगा। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी और आप पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर, तो शायद आपके लिए बेहतर यही है कि आप पुरानी टैक्स रेजिम में ही रहें। क्योंकि दूसरी चीज जो सरकार ने करी है नई टैक्स रेजिम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट दिया जाएगा 50,000 रुपए तक का नई टैक्स रेजिम में। इससे पहले क्या होता था, नई टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं होता था। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करने लग रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, इन सब में पुरानी टैक्स रेजिम में ज्यादा बेनिफिट था। अब नई टैक्स रेजिम में 50,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया गया है, जो कि पुरानी के कंपैरिजन में अभी भी काफी कम है। इसलिए मैंने कहा अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपको लगता है आपकी इनकम बढ़ेगी, तो शायद से पुरानी टैक्स रेजिम ही बेहतर हो। तो काफी सोच समझ के लेने वाला ये डिसीजन है कि कौन सी रेजिम को चूज किया जाए। वैसे इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आकाश बैनर्जी ने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हैं। आपकी इनकम लेवल के हिसाब से आपको नई टैक्स रेजिम लेनी चाहिए या पुरानी टैक्स रेजिम लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहें। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओवरऑल इस बजट को देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए सरकार अब सिर्फ कैपिटल स्पेंडिंग के भरोसे बैठी है। इससे कितनी जॉब क्रिएशन होगी और लॉन्ग टर्म में कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा लोगों पर, यह तो टाइम ही बताएगा। यहाँ पर आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। फिस्कल डेफिसिट को कम करना देश के लिए अच्छी चीज है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है देश की जनता पर। इस चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ग्रीस वाले ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है, जरूर मैं कहूंगा यहां क्लिक करके जाकर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।